ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, आवाज सबको आ रही है ना? हाँ ठीक है, चलो। तो हाँ, चलते हैं फिर। बेटा आपकी कोई और क्लास नहीं होगी वैसे तो, आज का ऑफ है, इसलिए आपकी शायद जिनकी मेंटरशिप कॉल आज शेड्यूल थे उनकी मेंटरशिप कॉल नहीं हुई आज। ठीक है, क्योंकि आज ऑर्गेनाइजेशन का ऑफ है ईद की वजह से। ठीक है, बट यस अपना क्योंकि चैप्टर का टेस्ट है संडे को एंड मुझे 2 लेक्चर और चाहिए थे, इसलिए मेरे को ये लगानी थी क्लास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, राइट? उसमें इलेक्ट्रोलिसिस किस तरीके से होता है, ये हमने देखा था। उसके अलावा हमने फेराडेज का फर्स्ट लॉ डिस्कस किया था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन जैसे मैंने क्लास में करवाए थे वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने तुम्हारे डीपीपी में दिए थे, सो दैट यू लाइक यू आर फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, करने का मन करे क्वेश्चंस को कि कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चंस भेजे थे दैट वाज ऑफ इजी लेवल, कुछ कुछ मीडियम लेवल के थे, मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ इजी लेवल। ठीक है, चलो ठीक है। आप जो नहीं होते हैं क्वेश्चन प्लीज अपने टीचर से आपको पूछना है। एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो आप डीपीपी भेज रहे हो आपको प्रॉपर भेज करके भेजनी है। क्वेश्चन नहीं लिखो उसमें, सिर्फ क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन लिखो। अगर आप रफ में भी कर रहे हो तो वो भी आप भेजो, बस थोड़ा सा साफ कर लेना। लाइक मतलब ऐसा भी नहीं गंद मचा दिया हो रफ में कि देख के भी बिल्कुल समझ में ना आए, बट इट्स ओके। अगर ऊपर नीचे हैं चीजें, कटिंग वटिंग है तो आप प्लीज वो भेज देना। ठीक है, तो प्रॉपर आपको भेजना है। जो बच्चे भेज रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं भेज रहे हैं वो भेजना शुरू करो। ठीक है, तो आपके लिए बोल रही हूँ मैं, है ना? आपके लिए मैं आपको बार बार मैं बोलती रहती हूँ डीपीपी डीपीपी, क्योंकि डीपीपी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम अच्छा करना चाहते हो जेईई के एग्जाम में तो यस मेरा बेटा डीपीपी करने की आदत डालो। इससे 2 काम हो रहे हैं आपके। आप अपना जेई की प्रिपरेशन को भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि 11th में बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हुई है। एम आई राइट? किसी के स्कूल में थ्योरी करवाते हैं, किसी में करवाते ही नहीं है, टीचर ही नहीं थे। तो आप लोगों की उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है जितनी एक बच्चे को 11th में करवानी चाहिए। तो आप लोग अभी से आदत बनाओगे ना, मैं तभी आप लोगों को क्वेश्चंस देती हूँ, ताकि जितना आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे ना, उसको आंसर निकालोगे, आपका स्पीड भी बढ़ेगा, आपको लाइक कॉन्फिडेंस भी आएगा दैट यू आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस, और आप अपने जेई के लिए तो कर ही रहे हो प्रिपेयर। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को डीपीपी बोलती हूँ कि करा करो। ठीक है, चलो आओ। ठीक है, सो बेसिकली आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें फेराडेज का सेकेंड लॉ पढ़ना है बेटा, राइट? उसके अलावा हमने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपको याद है, मैं आपको लास्ट क्लास में मोल्टन NaCl का बता रही थी, याद आ रहा है? यस मैम। मोल्टन NaCl में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? ये मोल्टन NaCl क्या है? प्योर है, राइट? आपने इसको मेल्ट किया है नमक को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे थे, तो सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या कर रहा है? उसको वीक कर रहा है। तो Na+ के आयंस और Cl नेगेटिव आयंस के अलग इस तरीके से थोड़े दूर दूर हो गए हैं। ठीक है, तो क्या होता था, क्योंकि आपका एनोड क्या था याद करो, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज था, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच था, और आपका कैथोड क्या था? नेगेटिव टर्मिनल से अटैच था, नेगेटिव। तो प्लस वाला नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव वाला प्लस के पास जाएगा। तो ये किसके पास जा रहा था? एनोड के पास जा रहा था, तो Cl2 गैस लिबरेट हो रही थी। ये कैथोड की तरफ जा रहा था तो सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, यही बताया था। तो हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहे थे इन केस ऑफ मोल्टन NaCl, वो क्या थे हमारे पास? सोडियम एट कैथोड और Cl2 गैस एट एनोड। यस और नो? फिर मैम आपने दोबारा क्यों लिखा है ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? क्योंकि हम बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग ओनली मोल्टन स्टेट, हमने एक्वा सॉल्यूशन की बात नहीं की थी। यस और नो? क्योंकि जब तुम एक्वा सॉल्यूशन की बात करोगे तो वहां पे पिक्चर में क्या होगा? सिर्फ NaCl नहीं होगा, पानी भी होगा, हाँ या ना? पानी के भी आयंस होंगे। ठीक है, पानी का भी, वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, राइट?
वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो वो हमें आज पढ़ना है कि एक्वस सोल्यूशन में किस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेंगे एट अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है, इजी हो जाते हैं इसके क्वेश्चंस। चलो मैं तुम्हें क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। चलिए आइए, तो एक बार फटाफट फॉर्मूला का रिवीजन कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला मैंने कराया था फेरेडेज फर्स्ट लॉ में? मैंने ये कहा था कि जितना चार्ज तुम पास करोगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से, उतना ही क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा एट कैथोड एंड एनोड पे, राइट। तो अपने पास फॉर्मूला था W इज इक्वल टू Z, और Q क्या था, Z IT। ठीक है, उसके अलावा Z हमने क्या देखा था, Z है अपना इक्विवेलेंट, किसके बराबर आ रहा था, हमने डिराइव भी किया था। अगर तुम्हें वो याद नहीं है, एटलीस्ट फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू I इंटू T। और ध्यान रखना अटेंडेंस लगेगी इस क्लास की, 28 बच्चे ही आए हैं वैसे, ठीक है। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट क्या था बच्चों, मोलर मास बाय N फैक्टर था, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना था। आप इससे नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो अगर आप मोलर मास को लेफ्ट साइड लेके चले जाओगे, डिवाइड कर दोगे तो, ठीक है। तो ये हमने किया था, है ना। और क्या था, नंबर ऑफ फेराडे इलेक्ट्रिसिटी किसके बराबर था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बताया था, और ये किसके बराबर था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू, बोलो, N फैक्टर। N factor. ठीक है। मैंने आप लोगों को N फैक्टर की वीडियो भेजी थी 10 मिनट की, देखी थी किसी ने? Yes, ma'am. दिव्यांश, राज ने देखी, प्रियांशु, अच्छा काफी बच्चों ने देखी। मैं चाहती हूँ वो सब देखो यार, 10 मिनट की वीडियो है, उसमें बहुत अच्छा बताया हुआ है। आई होप जिन्होंने देखी होगी उनको समझ में आ गया होगा, देखी समझ में आ गया उन्होंने कैसे बताया था, ठीक है। तो आप इस तरीके से N फैक्टर निकाल सकते हो। वो चीज मैंने भी बताई थी, बट हमारे पास टाइम नहीं था, तो मैंने शायद एक ही एग्जाम्पल लेके बताया था, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना 10 मिनट की वीडियो। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि एक उस N फैक्टर की वजह से तुम्हारा कोई क्वेश्चन ना बने। और बच्चों, जैसे तुम्हारे अभी एक बच्चा शगनप्रीत और शायद सुखवीर ने पूछा, वो क्यूप्रिक क्लोराइड आते ही तुम लोग घूम गए कि वो क्या दिया हुआ है। क्यूप्रिक क्लोराइड कुछ नहीं है, जब कॉपर +2 में होता है उसको क्यूप्रिक बोलते हैं, और +1 में होता है तो उसको क्यूप्रस बोलते हैं, राइट। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेरे को ये लग रहा था आप लोगों को मालूम है, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। जैसे अगर आपका फेरस है, कहीं पे फेरस लिखा मिल जाए तो फेरस मतलब Fe+2 में है, और फेरिक मतलब Fe+3 में, ठीक है, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों के काम आएंगी पूरी केमिस्ट्री में, अभी नहीं आगे जाके, ठीक है भाई। चलो, अब आप हेडिंग डालेंगे फेराडे सेकेंड लॉ। मैंने काफी सारे क्वेश्चन करा दिए थे फर्स्ट लॉ पे, वो सफिशिएंट है अगर तुमने उतना भी कर लिया तो। अब देखो फेराडे सेकेंड लॉ क्या है, बहुत सिंपल है फेराडे सेकेंड लॉ। देखना एक बार क्या लिखा हुआ है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इस तरीके से सीरीज में लगा दूं, दिख रहा है आप लोगों को, अगर मैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को इस तरीके से सीरीज में, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना भी सकते हो, नहीं तो रहने दे देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप जो है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करते हो, तो जब आप, ध्यान से सुनना, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट पर्टिकुलर कैथोड और एनोड, ठीक है, बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। मतलब जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को क्या कर रहे हो, सीरीज में लगा रहे हो, तब जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो चार्ज आप पास करोगे, सेम क्वांटिटी का पास करोगे, ठीक है। और उस टाइम पे जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के। वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। यही क्या कहता है आपका फेराडेज लॉ। याद है मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था
शायद ये मैंने पहले भी डिस्कस की थी, ठीक है। अब बस फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में लगा देते हो, ठीक है, तो आप याद करो मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इनटू क्यू बताया था। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या बोल दूं, जैसे मान लो मेरे पास ये सोल्यूशन है, तो इसके लिए जो मान लो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा उसके लिए जो मैं वेट है वो W1 बोल देती हूँ, इसके लिए मैं W2 बोल देती हूँ और इसके लिए W3 बोल देती हूँ। क्या कहते हो, अगर मान लो Q सेम होगा, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, सेम चार्ज पास कर रहे हो ना थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन जो सीरीज में है, राइट। तो उसमें क्या होगा, फिर जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा यानी कि W होगा, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं मेरा बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 by W2 is equal to equivalent weight of first substance जो तुमने लिया है by second, yes or no। इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो राइट। तो बस यही कहता है फैराडे सेकंड लॉ। मुश्किल है क्या, नहीं मैम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपको दिया जाएगा पेपर में, आपको घबराना नहीं है कि ये क्या आ गया, वो वहां पे मेंशन करके देगा। अगर वो फैराडे सेकंड लॉ से सवाल पूछ रहा है तो पेपर में आपको मेंशन किया जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में लगाया हुआ है, या फिर वो ये लिख के देगा कि सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है। तो अगर वो वर्ड यूज कर रहा है सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या कर सकते हो, फैराडेज लॉ वहां पे लगा सकते हो। इज दैट क्लियर, ठीक है। जैसे देखो ये एक सेटअप है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इससे सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते, जितने सवाल, हाँ ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बट सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते हैं फैराडे सेकंड लॉ से, फैराडे फर्स्ट लॉ से काफी ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, जैसे इसमें एक सेटअप आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है सब बच्चों को, जो बच्चे लेट आए हैं बेटा स्टार्टिंग का आप लोग मिस आउट कर दे रहे हो, आप लोग मेरे को समझ में नहीं आता कि क्यों पंक्चुअल नहीं है। आप लोग थोड़ा सा देखो, फोन को उस टाइम अपने पास रखो जब आपकी क्लास होती है। तो यहाँ पे देखो 3 सॉल्यूशन को सीरीज में लगा रखा है, बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, क्या सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। या आप बनाना चाहो बना लेना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक तरफ क्या है, AgCl का सोल्यूशन है, मतलब उसमें Ag प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड बनेगा, है ना, रिडक्शन हो रहा है। MgCl2 में Mg क्या है, +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, Mg सॉलिड, यस और नो। और FeCl3 में Fe+3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आती है ना निकालने सबको, या उसका भी मेरे को वीडियो भेजना है, बता देना। हाँ बोलो मैम जी, एनोड पर होगा। ये रिडक्शन एनोड पे होता है लवप्रीत, नो मैम। फिर ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप पास कर रहे हो मेरा बेटा, कहाँ से, सॉल्यूशन से, तो क्या मैं बोलूं जो इनके तीनों के मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होंगे कैथोड पे, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, इनके इक्विवेलेंट वेट के। मानते हो या नहीं, यानी कि W ऑफ Ag रेशियो W ऑफ Mg W ऑफ Fe, बोल सकती हूँ किसके बराबर होंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg इज टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Fe, यस और नो, बताइए। चलिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आना एक बार, इक्विवेलेंट वेट क्या होगा Ag का, कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय n फैक्टर, क्या ये सभी को याद हो गया। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो, मोलर मास बाय n फैक्टर। मोलर मास कितना है सल्फर इसका Ag का 108 होता है। अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रही हूँ, ठीक है, मोलर मास को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, बाकी पता होना चाहिए। n फैक्टर कितना होगा इस केस में, 1 होगा, यस और नो, देखो क्लियर है। S2 इसका कितना है, Mg का मोलर मास, Mg वैसे 24 होता है, आपको ध्यान भी रखना है। इसका n फैक्टर 2 होगा, S2 मोलर मास ऑफ Fe बाय n फैक्टर 3 होगा,
क्या आप मोलर रेशियो भी निकाल सकते हो? हाँ मैम निकाल सकते हैं। क्या करोगे? गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ही तो होते हैं। तो mg के मोल इज टू सॉरी ag के मोल्स इज टू mg के मोल्स, fe के मोल्स कितने आ जाएंगे? 1:1/2 1/3। यस और नो? ऐसे लिखोगे Yes. किसके बराबर होंगे? तो इस तरीके से आप लोग ये वाले क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बस आपको मेन क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज ध्यान रखनी है। तो जब वो बोले सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो समझ जाना वो क्या बोल रहा है। इज दैट क्लियर? चलिए इस पे बेस्ड एक छोटू सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन वैसे पीवाईक्यू में तो नहीं है, बट यस ये थोड़ा एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका देख लो एक बार। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन पासिंग 3 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब आपके पास 3 सॉल्यूशन है, कौन कौन से? Ag प्लस का, कैल्शियम 2 प्लस के आंसर दिए हुए और एल्यूमिनियम का सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें एल्यूमिनियम +3 में। यस और नो? तीनों को सीरीज में लगा दिया है और तीनों में कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है? 3 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। अच्छा अब क्या बोला है? मोलर रेशियो निकालना। तो निकाल लोगे कैसे? अभी तो निकालना सिखाया है। क्या होगा? किसके बराबर होगा ये? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। यस और नो? ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा देख लो। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लो। अच्छा एक सेकेंड। हाँ तो ये वो आ जाएगा ना, n फैक्टर ऑफ Ag, n फैक्टर ऑफ कैल्शियम और n फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम, है ना? बिकॉज इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मोलर मास बाय n फैक्टर। तो बिल्कुल यही है जो मैंने यहाँ पे किया है, राइट? चलिए अब बस कर लो। n फैक्टर Ag का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कैल्शियम का 2 हो जाएगा और एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 6:3:2। यस और नो? तो आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन। हो जाएगा क्या? बताओ। Yes, ma'am. तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ था, बट यस सेकंड लॉ इज आल्सो इन योर सिलेबस। तो कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं करेगा और वैसे भी करना भी नहीं चाहिए बिकॉज आसान है। ठीक है, चलिए आइए और क्वेश्चन करते हैं एक बार। देखो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग सारे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम? Cr क्रोमियम होता है, जिसको पता है इट्स ओके, जिसको नहीं पता हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में क्रोमियम की बात करेंगे बिकॉज क्रोमियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, है ना? तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्रोमियम आर डिपोजिट इन द इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम नाइट्रेट इन द सेम टाइम दैट इट takes to deposit 0.54 gram of silver in a silver colorimeter arranged in series with the क्रोमियम नाइट्रेट सेल। अब ये कोलोमीटर क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही होता है, राइट? जो हम डिटरमाइन, जिसको हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कुछ अलग है नहीं, सीरीज में लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? कहाँ से है ये सवाल? फैराडेज बोलो। सेकंड लॉ से। फैराडेज सेकंड लॉ। अगर फैराडेज सेकंड लॉ से सवाल है तो हम क्या बोल सकते हैं? जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर होगा वो बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम। बोल सकती हूँ ये मैं? यस मैम। पहले तो सोचो, बिकॉज आप सेम चार्ज पास कर रहे हो। ठीक है, कैन आई राइट दिस? हाँ मैम आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब होगा क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर किसके बराबर होता था? नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर, है ना? और ये भी नंबर ऑफ मोल्स इनटू n फैक्टर। अब कोई मुझे बताएगा सिल्वर के केस में n फैक्टर कितना होगा?
सिल्वर यस के मैम। फैक्टर बोलो। 1 1 होगा। वेरी गुड, 1 होगा। इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं? नहीं मैम, नहीं दिए हुए। गिवन मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 108। अच्छा, क्रोमियम के मोल्स दिए हुए हैं क्या? नहीं मैम, नहीं दिए हुए। गिवन मास जो कि हमें निकालना है, मोलर मास इन्होंने दिया हुआ है 52। अब बात आती है एन फैक्टर की। तो अब तुम 3। ध्यान से देखो, वेरी गुड। क्रोमियम नाइट्रेट में क्रोमियम किसमें है? +3 में है, बिकॉज नाइट्रेट क्या होता है? NO3 नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे 3 माइनस है, तो क्रोमियम पे +3 होगा, राइट? तो 3 आ जाएगा। क्या तुम यहाँ से निकाल सकते हो? हाँ मैम, ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 0.54 इंटू 52, 3 इंटू 108, ये आपका आ जाएगा मास। ठीक है, ये आ जाएगा मास इन ग्राम, किसका? जो क्रोमियम का डिपॉजिट होगा। ठीक है जी, कितना होगा ये? सॉल्व कर लो इसको, मैन्युअली सॉल्व करना है। मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेती हूँ। ये आ रहा है बेटा 0.0866 आ रहा है, राइट? तो इसको सॉल्व करने पे आपका 0.0866 आंसर आ जाएगा। कार्तिक ठीक है जी? Yes, ma'am. ओके। नितिन ठीक है, विनय, नितिका, जसिका, Yes, ma'am. नव, किरणदीप, वेरी गुड। आप, प्रवीण, सारे बच्चे आए हुए हैं, 4 बच्चे गायब हैं बस। ठीक है, चलो आओ आगे चलते हैं। आगे चले, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। इसको मैं चाहती हूँ वैसे खुद आप ट्राई करो। आपको बहुत सिंपल है, अगर ध्यान से देखोगे तो। आपको बोला है द मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which displays 5600 ml of O2 at STP will be। मतलब ये बोल रहा है कि जो सिल्वर का मास होगा, ठीक है, वो कितना लाइक डिस्प्लेस होगा, उतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि डिस्प्लेस कर रही है 5600 ml। यानी कि चाहे सिल्वर, अगर मैं जहां पे सिल्वर आपका डिपॉजिट हो रहा है और जहां पे O2 गैस लिबरेट हो रही है, दोनों तरफ क्या है? सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, यस और नो? और जब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की गई है, तो आप लोग क्या लगाओगे? वही ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर किसके बराबर होंगे? ध्यान रखना, मोल्स बराबर नहीं होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके? O2 के। ठीक है, अब वही नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर लगाओगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर लगाओगे, है ना? चलो जी, अब बात आती है Ag के मोल्स तो मैम दिए नहीं हुए, तो गिवन मास x मान लेते हैं, 108 इसका मोलर मास, एन फैक्टर 1। इसके मोल्स दिए हुए हैं क्या? नहीं, लेकिन देखो एसटीपी पे बोल रखा है कि 5600 ml ऑफ O2 बेसिकली एट एसटीपी पे डिस्प्लेस किया गया है। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। याद आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट? यस मैम। मोल आइडियल गैस एसटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.7 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, बट यू कैन टेक 22.4 या 22.7 लेके आंसर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इंटीजर बेस्ड है। ठीक है, एमएल में करोगे तो ये। अब बात आती है एन फैक्टर क्या होगा। देखो अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है, तो एन फैक्टर क्या होता है वो मैं अभी बता दूंगी। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें रिएक्शन लिखवा देती हूँ, अभी 1 मिनट बाद मैं बता दूंगी तुम्हें। ठीक है, तो ये इस तरीके से होती है, देख रहे हो? ये होता है जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो O2 जो है यहाँ पे एनोड पे निकलता है। ठीक है, तो कितना का एन फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे? 1 मोल जब O2 लिबरेट हो रही है तो आपको 4 फैराडे चाहिए, यस और नो? यहाँ पे एन फैक्टर 4 का होगा, राइट? बस अब इसको क्या कर लेना है तुम लोगों को? सोल्व कर लेना है। ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा? 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 गया तो x कितना आ जाएगा? 108।
8 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगी, क्या मिलता है, वी विल डिस्कस अभी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछे गए हैं। डन हो गया। चलो अब आगे आते हैं, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे। मैं यहाँ पे आपको एक एक छोटी छोटी चीज लिखवाऊंगी, बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी की किताब में नहीं है जो अभी मैं बता रही हूँ, है लेकिन इतना खूबसूरती से नहीं दे रखा जितना हमें उसको पढ़ना चाहिए, राइट। तो जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, है ना, पी बहादुर की बुक हो गई, ठीक है, नरेंद्र अवस्थी में क्वेश्चंस देखते हो, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो इसकी हमें थ्योरी थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी जितनी एनसीईआरटी में नहीं है, राइट। तो मैं आपको एक एक पॉइंट लिखवाऊंगी, सारे बच्चे यहीं पे लिखेंगे। प्रॉमिस, जल्दी बताओ, नोटबुक लेके बैठे हो? ठीक है, Yes, ma'am. पहले समझोगे फिर आपको मैं पूरा टाइम दूंगी लिखने का, सो डोंट वरी। चलो देखो, अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, सिंपल हमने इलेक्ट्रोलिसिस देखा था कि क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लिया था वो लिया था मोल्टन NaCl, जहां पे सिर्फ NaCl था, उसमें कोई भी पानी नहीं, आई मीन उसका एक्वा सोल्यूशन हमने नहीं लिया था। यस और नो? अगर हमने सिर्फ NaCl लिया था तो हमारे पास एक ही टाइप का केटायन था, दैट इज Na+, एक ही टाइप का आयन था, दैट इज Cl-, देयर वाज नथिंग इन द सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ भी नहीं था उस सॉल्यूशन में। लेकिन अगर मान लो अब मैं बात करती हूँ बेटा एक्वस सॉल्यूशन की, यानी कि अब सॉल्यूशन में पानी भी होगा, है ना, अब सॉल्यूशन में पानी भी होगा, यानी कि आप किसी का भी एक्वस सॉल्यूशन, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो एक्वस सॉल्यूशन लेते हो और आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, तो अब तुम्हें सॉल्यूशन में 3 चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी? कैटायन मिलेगा, एनायन मिलेगा और पानी मिलेगा। यस और नो? हाँ मैम, कैटायन मिलेगा, एनायन मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब मैम अब हो गई गड़बड़, क्यों? क्योंकि मैम पहले तो सिर्फ कैटायन था हमारे पास और एक ही एनायन था, अब तो वाटर भी आ रहा है और वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो अब तुम कैसे बताओगे कि कौन जो है कैथोड पे जाएगा, पहले वाटर जाएगा या कैटायन जाएगा? या तुम ये कैसे बताओगे कि इलेक्ट्रोलाइट का जो एनायन है वो जाएगा पहले या वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा? यस और नो? अब नहीं पता है, यही हमें यहाँ पे पता लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास इन सच सॉल्यूशन then the potential of ion at an electrode with respect to water will depend on its discharge potential. Discharge potential is nothing but it can be oxidation potential, it can be reduction potential. Is that clear? मतलब आप कैसे बताओगे कि कौन पहले जाएगा? आप ये बताओगे on the basis of their reduction potential and oxidation potential. Yes or no? ठीक है, आपको जर्नली पेपर में ई नोट की वैल्यूज दे रखी होंगी। ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, यानी कि कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की 1 मोलर होगी और प्रेशर गैस ले रहे हो तो प्रेशर वुड बी 1 बार। ठीक है, तो 1 मोलर, अगर 1 मोलर के अलावा कोई कंसंट्रेशन होगी उसको हम क्या बोलते थे, याद करो, नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते थे। याद आ रहा है तुम्हें? ई नोट यस मैम। था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ई सेल था नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये कब आएगा? जब कंसंट्रेशन अदर देन 1 मोलर, और ये जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। यस और नो? और आपको जो सवाल पूछे जाएंगे वो 1 मोलर पे ही पूछे जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए आइए, लिख लिया? इसको लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी लिखना है आपको, फटाफट पेन चलाना मेरा बेटा, जल्दी चलाओ और मुझे कंफर्म करो कि मैम हो गया। गगनप्रीत जी, क्या डाउट आ गया? अभी तो पढ़ाया ही नहीं कुछ। हाँ बोलो। नो मैम, जो आपने ये नोट है एक बार एक्सप्लेन कर दो दोबारा। क्या कर दूं? ये जो लाइन लिखी है आगे चल के बताऊंगी, पहले लिख लो इसको, लिख लो, दोबारा फिर बता दूंगी। फटाफट लिखो इसको, ध्यान प्लीज एक जगह रखो, मैं 2 बार से ऊपर रिपीट नहीं करूंगी।
मैम तुम जो लोग ई सेल होता है उसमें कंसंट्रेशन के साथ हमारी जो प्रेशर और टेम्परेचर की स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। ई सेल जब आप निकाल, देखो पहली बात तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं आता है, राइट। वो बाय डिफॉल्ट हम 25 डिग्री पे लेते हैं। कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, प्रेशर गैस का 1 बार हो, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। हाँ, जब हम नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वहां पे कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा कुछ भी हो सकती है, गैस का प्रेशर कुछ भी हो सकता है, यस टेम्परेचर भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए लिख लिया, आगे चलते हैं। आगे चलो, जो जो मैं बोल रही हूँ वो लिखना है आप लोग को। चलो, अब मैंने क्या बोला, क्योंकि अब तुम एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हो तो तुम्हारे सॉल्यूशन में कैटायन भी होगा, एनायन भी होगा और वाटर भी होगा, यस और नो। तो अगर मैं बात करूं एनोड की, तो याद है एनोड पे कौन जाता था, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जाती थी। याद करो NaCl में Cl नेगेटिव एनोड पे जाके Cl2 गैस लिबरेट की थी। बट अभी सॉल्यूशन में हमारे पास पानी भी है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि अनायन भाग के जाएगा एनोड की तरफ इलेक्ट्रोलाइट का, या वाटर भाग के जाएगा, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा। तो आप कैसे देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है वाटर से, तो किसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मैम जो इलेक्ट्रोलाइट में अनायन है उसका हो जाएगा, यस और नो। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वी कैन टेल कि अनायन जाएगा पहले, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा या वाटर का हो जाएगा, राइट। चलिए आइए, अगर हाँ उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा अनायन के कंपैरिजन में, तो वाटर का ऑक्सीडेशन पहले हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं कैथोड की। तो याद करो कैथोड पे कौन जाता था, कैटायन जाता था, याद करो Na+ भाग के गया था, है ना। अच्छा, अब सॉल्यूशन क्योंकि एक्वस है तो पानी भी होगा, तो कैसे बताओगे किसका रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पहले होगा। तो मैम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सपोज अगर कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से, तो पहले जो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन प्रेजेंट है उसका रिडक्शन हो जाएगा कैथोड पे वाटर से पहले। इज दैट क्लियर, एंड वाइस वर्सा। अब बात ये आती है बेटा, पेपर में आपको रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाए, ये जरूरी नहीं है, यस और नो। ये जरूरी नहीं है कि आपको पेपर में दिया जाए। तो मैम इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगी, एक ऑर्डर बताऊं। पहले ये लिख लो फिर हम आगे चलते हैं। लिख लिया, चलिए पहले यहाँ पे सुन लो मैंने लिख क्या रखा है, पहले सुनेंगे सारे बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, ध्यान से देखो। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 1 मोलर एक्वस इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग इनॉर्ट इलेक्ट्रोड, इट मींस यू आर यूजिंग इनॉर्ट इलेक्ट्रोड। हम एक्टिव इलेक्ट्रोड की भी बात करेंगे अशरात, जो आपने मेरे से सवाल पूछा था वो इसमें क्लियर होने वाला है आगे जाके, बट अभी आई एम डिस्कसिंग इनॉर्ट इलेक्ट्रोड। इनॉर्ट इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बस रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करते हैं हमारा, राइट। इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गए, पानी भी होगा, और 1 मोलर मैंने कंसंट्रेशन लिया है यहाँ पे। मैम हो सकता है 1 मोलर से कम ज्यादा भी दे दे, हो सकता है आ जाए, बट नहीं आएगा, राइट। अगर वो आ जाएगा तब भी आप यही वाली चीज जो मैंने अभी पहले बताई है वही चीज आप ध्यान रखोगे कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरिजन करके आप बताओगे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ बेटा, देखना एक बार ध्यान से थोड़ा सा। इन जनरल cations undergo reduction at cathode based on discharge potential. Discharge potential is reduction potential और standard reduction potential. ये मैंने ऊपर भी बता दिया ना, ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये ऑर्डर है, यहाँ पे ध्यान से देखो। पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, यहाँ पे सोडियम +1 आएगा, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, वाटर, जिंक, आयरन +2, H+, कॉपर 2+, Ag+ और Au+3। ये क्या है, Au क्या है, गोल्ड है। तो आपको जो एक क्वेश्चन मिला था इसमें डीपीपी में, उसमें ये भी था,
उसमें आप पता नहीं क्यों देख के घबरा गए, यहाँ पे Au+3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Au में जाएगा, n फैक्टर शुड बी 3। तो आप लोगों को घबराना नहीं है इन चीजों को देख के। हो सकता है पेपर में कुछ और दे देते, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया है उसमें डिट्टो कॉपी आ जाए। तो इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आनी चाहिए। नहीं आती है मैं एक वीडियो और भेज दूंगी जैसे n फैक्टर की भेजी थी, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप खुद भी मांग लिया करो। चलो यहाँ पे जो मैंने ये लिखे हुआ बेटा आयंस, ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ रिडक्शन एंड कैथोड, राइट। जैसे मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन, मान लो लेट से तुम्हारे पास एल्यूमिनियम का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एल्यूमिनियम का एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें कैटायन क्या होगा? Aluminium+3 होगा, और यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर होगा। तो अब क्योंकि वाटर का रिडक्शन जो है पहले हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, दिख रहा है आप लोगों को? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसका रिडक्शन पहले हो जाएगा, तो तुम कहोगे मैम वाटर का रिडक्शन पहले हो जाएगा एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। मैम ना ये हमें याद रखना है, यस याद रखना है। इसको मैं थोड़ा आसान तरीके से भी समझा सकती हूँ। आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये सब पढ़ा होगा, मैं ये मान के चल रही हूँ पढ़ा होगा। अब नहीं पढ़ा तो फिर यार अब क्या कर सकती हूँ, बट सुन लो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पोटेशियम, सोडियम ये ग्रुप 1 के मेंबर हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये ग्रुप 2 के मेंबर है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 के मेंबर है। तो ग्रुप 1 के मेंबर, ग्रुप 2 के मेंबर और ग्रुप 13 के मेंबर, ठीक है। अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं वाटर से, तो इनके कंपैरिजन में वाटर का रिडक्शन पहले होगा, दिख रहा है आप सभी को। और जो बाकी बाद में आयंस लिखे हुए हैं जैसे Zn हो गया, आयरन हो गया, H+, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी रिडक्शन कैपेबिलिटी क्या है? वाटर से ज्यादा है, तो इनका रिडक्शन होगा। लेट से तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्या है? फेरस आयन है, तो फेरस आयन का क्या होगा? पहले रिडक्शन हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। इसको हम अभी बहुत सारे सवाल भी करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। चलो आप एक बार यहाँ पे लिख लो बेटा, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या होता है, लिखना एक बार कैथोड पे लिखना। दिख रहा है सबको? जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है कैथोड पे तो H2 गैस लिबरेट होती है कैथोड पे। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं कंसंट्रेशन 1 मोलर ले रही हूँ, मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, तो जो E0 सेल आता है बेटा, इसकी वैल्यू भी आप लोग सारे याद रखेंगे, वो होता है -0.83। ये क्या लिखी है मैंने, किसकी वैल्यू लिखी है? ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना। थोड़ा सा आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, तो प्लीज ध्यान से आप सुनेंगे, तभी मैं आपको एक एक पॉइंट लिख पा रही हूँ। अच्छा, अगर मान लो मैं कंसंट्रेशन 1 मोलर के अलावा मान लो लेट से मैं बात कर रही हूँ pH 7 पे बात कर रही हूँ, है ना, pH में 7 पे बात कर रही हूँ। वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है ना, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करूं तो pH 7 होती है, वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो नो डाउट कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर तो रहेगी नहीं, बिकॉज pH प्लस POH क्या होता है? 14 होता है। सुना है क्या तुम लोगों ने? तो POH कितना हो जाएगा? 7। तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻⁻7। तो अगर आपकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, pH 7 पे मैं बात कर रही हूँ, तो उस केस में E0 नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? E आएगा, है ना। तो ये आता है आपका -0.42 वोल्ट। मैम हमें कौन सा ध्यान रखना है? तुम E0 ध्यान रखो, E ये वाला जो मैंने 1 मोलर के अलावा आपको बताया है रिडक्शन पोटेंशियल सेल का, वो इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। सो आपको क्या ध्यान रखना है? क्या जल्दी बताओ, जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा कैथोड पे तो H2 गैस लिबरेट होती है। इसको मैं कम से कम 10 बार लिखवा दूंगी, तुम्हें याद हो जाएगा। क्या लिबरेट होता है? चैट में डालो। जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो H2 रिलीज होती है कैथोड पे, तो उस केस में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है दैट इज -0.83 वोल्ट। बात ठीक है? चलिए आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनोड की।
तो एनोड पे कौन जाता है? अनायन जाता है। यस और नो? तो ये उसका ऑर्डर है। जैसे सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, वाटर, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये मैंने इंक्रीजिंग टेंडेंसी लगाई है ऑफ ईज ऑफ ऑक्सीडेशन एट एनोड। मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव आयंस है और वाटर है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन है, तो कौन पहले जाएगा? किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? मैम क्लोराइड का हो जाएगा। अगर मान लो मैं ब्रोमाइड की बात करूं और वाटर की बात करूं तो ब्रोमाइड। 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 अगर मान लो तुम्हारे सॉल्यूशन में क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है और वाटर भी है, फिर तो मैम पहले ब्रोमाइड का हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद क्लोराइड का होगा, फिर बाद में वाटर आएगा। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, अब बात आती है कि जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे तो क्या मिलेगा? मैम आपने कैथोड तो बता दिया, ध्यान से लिखेंगे सारे बच्चे। तो जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो देखो क्या होता है, O2 मिलता है। दिख रहा है? ये आपका क्या, और इसके लिए जो अगर मैं 1 मोलर पे बात करूं, कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो आएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो आता है -1.23 वोल्ट। मैम ये याद करना है? हाँ जी मेरा बेटा, याद करना। ठीक है, और ध्यान रखना वाटर के केस में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एन फैक्टर कितना है जब O2 लिबरेट हो रहा है? 4 का है। इज दैट क्लियर? ये बहुत आता है पेपर में। अब समझ में आया वहां मैंने 4 क्यों लिखा था ऊपर वाले सवाल में? एक बार दिखा दूं क्या? यहाँ पे दिख गया? ठीक है, और जब रिडक्शन होता है तो उसमें एन फैक्टर कितने का होता है? 2 का। लिख लो यहीं पे। अभी क्योंकि हम बेटा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मेरे को एक एक चीज आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी, राइट, कि ये भी करना है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर जेई का सिलेबस। ठीक है, लेकिन जब आप रिवीजन करोगे, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, देन तब आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी। ठीक है, बट अभी क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, तो इसीलिए आप ये नहीं सोचना कि मैम इसको छोड़ दे क्या, तो पता चले तुम्हारी शिफ्ट में इसी से ही आ गया 4 नंबर का सवाल। ठीक है, तो यू कैन नॉट स्किप। और ये बहुत आसान है यार, अभी तुम धीरे धीरे देखोगे, जैसे जैसे मैं पढ़ा के खत्म करूंगी इसको, बहुत आसान है। चलो हो गया, ये इतना लिख लिया? Yes, ma'am. चलिए आइए, चलो अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो अभी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। देखो, अगर मैं एक्वस NaCl की बात कर रही हूं मेरा बेटा, तो मेरे पास सॉल्यूशन में क्या क्या होगा? मैम सॉल्यूशन में Na+ होगा, क्लोराइड आयंस होगा और वाटर है ना, ये है। ठीक है, तो अगर मैं कैथोड पे बात करूं तो मुझे बताओ, कैथोड पे तो वाटर जाएगा या Na+ जाएगा? बताओ किसकी ज्यादा थी रिडक्शन करने की टेंडेंसी? Water. वाटर की। Water. पक्का? वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा? रिडक्शन। तो उसके लिए इक्वेशन पता है? हाँ मैम पता है, यही तो बताई थी आपने, H2 गैस लिबरेट होती है। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। और एनोड पे क्या जाएगा? Chlorine. क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन। यस और नो? तो यानी कि जब आप एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा आपको? H2 गैस लिबरेट मिलेगी। ठीक है, और एनोड पे? O2. नहीं बेटा, एनोड पे Cl2 Cl2. हो जाएगा। यहाँ पे लेकिन एक पंगा है मैम। क्या पंगा? ये तो वही है जो आपने बताया। हाँ ये ठीक है, गलत इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट है। पेपर में आएगा यही लिख के आओ। तुम्हारे बोर्ड्स में तो बड़ा आता है यार एक्वस NaCl का सवाल। तुम्हें सिर्फ ये 2 रिएक्शन लिखने होते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, तुम्हें पता है इस बात का? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। जेई के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जेई के लिए जो अभी बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो प्रोडक्ट तो ये होगा, लेकिन एक बात देखो, इधर आओ।
ध्यान से देखो, जब मैं बात कर रही हूँ एक्वस NaCl की, तो जो कैथोड पे जो पॉसिबिलिटीज हैं रिडक्शन होने की, वो किस किस की है मैम? Na+ भी जा सकता है और वाटर का भी हो सकता है। मानते हो या नहीं मानते हो? लेकिन मैम आपने ये कहा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो मैम हमें यहाँ पे दिख रहा है इसकी -0.83 वैल्यू है, ये मैंने लिखवाई है ना, तुम्हें याद करने के लिए लिखवाई थी ना ऊपर, या नहीं लिखवाई? हाँ लिखवाई है, तो ये वैसे भी याद भी होनी चाहिए, बट मान लो नहीं है, छोड़ो कोई नहीं, ये मैंने लिखा होगा। तो मैम इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, राइट? तो नो डाउट मैम वाटर का ही होगा, तो ये तो बात ठीक है, H2 गैस ही लिबरेट होगी। मैम ये तो आपने अभी बताया, फिर पंगा क्या? नीचे यहाँ पे देखो एनोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है वैसे, कि मैम Cl- का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है ना, Cl2 गैस लिबरेट हो सकती है, और वाटर का भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, और O2 गैस लिबरेट हो सकती है। तो मैम एक बार देखना कि जब आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, सारे देखो -1.23, और क्लोरीन का कितना है? बोलो 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 ना। -1.3। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ से मैम? वाटर का ज्यादा। हाँ मैम वाटर का ज्यादा है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वाटर का होना चाहिए था इलेक्ट्रोलिसिस, O2 मिलनी चाहिए थी एनोड पे। आपने तो बोला Cl- मिले, Cl2 गैस मिलेगी। ये क्या लोचा है? लोचा है कि नहीं है? लोचा तो है। तो मैम आपने क्या हमें गलत बताया? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बताया, Cl2 गैस ही लिबरेट होगी। फिर क्या मैम आपने वो लाइन गलत बोली कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड पे जाएगा? नहीं, वो भी बात ठीक थी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो तुम्हें पढ़ना है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगी सारी चीज। होता क्या है, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात को, राइट? होता ये है कि जब तुम वाटर का देखो, कायदे से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होना चाहिए और O2 मिलना चाहिए। बट दिक्कत पता है क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि जो O2 के लिबरेशन होने का प्रोसेस है ना, वो स्लो होता है। ये देखा गया कि जो O2 निकलने का प्रोसेस है, मतलब जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होकर O2 निकल रही है, दैट प्रोसेस वाज वेरी स्लो। ठीक है, तो मतलब जब तुम इतनी वोल्टेज दोगे तो काम नहीं चल रहा है यार, तुम्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? ये सुनो, तो वो बढ़ के क्या होती है, तुम्हें इतना बढ़ाना पड़ेगा, 1.23 से और ज्यादा बढ़ाओगे, फिर और ज्यादा बढ़ाओगे, और ज्यादा बढ़ाओगे, राइट? तो जो वैल्यू होती है ना, वो इससे Cl- से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यस और नो? तो इतने में वाटर, हम वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत धीरे 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 O2 का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, बहुत धीरे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पहले Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी, O2 नहीं होगा। यस और नो? जिसकी वजह से Cl- जीत जाता है सॉल्यूशन में। जो Cl- वो भाग के जाएगा यार एनोड पे। तो जो ध्यान से सुन लो, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें जो O2 लिबरेट होती है एनोड पे, वो प्रोसेस क्या होता है, काइनेटिकली स्लो होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है वो काम। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका जो वोल्टेज है वो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज देनी पड़ती है, और इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं नाम, ओवर वोल्टेज, या फिर इसको हम बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। वो भी सब में लिखू, ठीक है? तो क्या होता है, आपका Cl2 गैस निकलती है। यस और नो? अभी जेई मेंस में ध्यान से सुन लो, बोर्ड्स में तो नहीं आएगा ये चीज। हाँ, एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया हुआ है, बट बहुत छोटू सा जिक्र किया हुआ, 2 लाइन होगा, दैट्स इट। जेई मेन में अभी तक ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट से सवाल नहीं आया है, एडवांस में आया है, मेंस में नहीं आया है। तो आगे आने के चांसेस बहुत कम है, राइट? बट मैं आपको बता रही हूँ, कुछ बच्चे हैं जो मेंस में बहुत अच्छा करेंगे और दे विल क्वालिफाई फॉर जेई एडवांस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है वो एडवांस के लिए है। ठीक है, चलो
अब एक बार मेरे कहने पे इसको पढ़ोगे, देखना। अकॉर्डिंग टू अबाउट डेटा, जो मैंने अभी ऊपर ये वैल्यूज डेटा लिखवाया है, तो क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, जिसको हम ब्राइन भी बोलते हैं बेटा। जो ब्राइन सोल्यूशन होता है, तुमने 9th क्लास में शायद सुना होगा, उसको हम एक्वस NaCl का सोल्यूशन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू अबाउट डाटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl शुड लिबरेट O2, यही होना चाहिए था, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इन प्रेफरेंस ऑफ Cl2 गैस। But the fact is that Cl2 liberate in preference to O2 because liberation of O2 gas from oxidation of water is kinetically slow, though it thermodynamically favored. मतलब इसका जो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो तो ज्यादा है, बट जो रिएक्शन हो रही है वो काफी स्लो हो रही है, काइनेटिकली स्लो हो रही है। ठीक है, ये बात फटाफट लिखो अपने नोट्स में, जल्दी से लिखो। क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? जो मैंने बोला उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फटाफट लिखो इसको। आपको सजा सजा के नहीं लिखना है, ठीक है। करणवीर आया है क्या क्लास में? और लिख लो और मुझे थम्स अप जरूर दे देना बेटा। चलो, जिसका नहीं हुआ लिख लेना वो। अच्छा, एक बात देखना, ये एक बात देखो, ये मैंने वैसे फिर से लिखवा रखा है इस चीज को, बट देख सकते हो एक बार। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर देखो। अभी मैंने बताया जब NaCl एक्वस NaCl, जब मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन पे यहाँ पे बेसिकली बात कर रही हूँ, ध्यान से देखो। तो एनोड पे तो Cl2 गैस लिबरेट हो रही है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, और कैथोड पे H2 गैस लिबरेट हो रही है, मैंने बता दिया ना। तो इसका रिडक्शन जो ओवरऑल सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसको तुम क्या करोगे, ऐड करो ना, -2.19 आएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं एनोड पे मान लो ये वाली रिएक्शन लिख लूं, वाटर वाली, वैसे मैं बता चुकी हूँ, एक बार थोड़ा सा और समझ लो कि अगेन रिवाइज करवा देती हूँ। यही होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -1.23। कैथोड पे तो कौन जा रहा है, कैथोड पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, H2 का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हम उसकी तो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा H2 + 2OH। एक काम करो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, ताकि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। ठीक है, क्या ऐड करना है इस इक्वेशन को, कितना आ रहा है ये देखना। 206। नहीं, मैंने 1 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2.06 आ, ठीक है। तो अब तुम ध्यान से देखोगे, होगी तो ये वाली सेल रिएक्शन, बट यहाँ पे ये क्या -2.06 है, ये कम है ना, वो ज्यादा है। तो होनी ये चाहिए थी, बट हो नहीं रही, समझ गए, क्योंकि ये वाला प्रोसेस स्लो होता है, राइट। तो जो -2.06 है ना, ये आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ती है। मान लो तुमने दिया 2.10 दे दिया, है ना, उसमें भी नहीं हुआ O2 लिबरेट। तुमने मान लो 2.15 दे दिया तो भी नहीं हुआ, राइट और नोट। और जैसे मान लो तुमने 2.2 दे दिया, उससे पहले तो यही हो जाएगा, यस और नो। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज तुम अप्लाई करोगे उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल बोलते हैं, राइट। तो बस ये वही चीज है जो मैंने अभी ऊपर बताई है, और इसी को मैं लैंग्वेज में भी आप लोगों को लिखवा देती हूँ। ये लिख लो, इसको लिख लो तुम। मैंने लिखा इसलिए हुआ सो दैट टाइम थोड़ा सा कम कंज्यूम हो,
तो क्या लिखा हुआ है तुम्हें समझ में आ जाएगा. फॉर इफेक्टिव लिबरेशन ऑफ O2 गैस फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ H2O an additional voltage is required and this extra voltage is called over voltage or over potential. In other words, over voltage is considerably high for O2, ठीक है, from oxidation of H2O and over voltage is negligible for Cl2 from oxidation of Cl negative. ठीक है, मतलब जहां पे Cl2 गैस लिबरेट हो रही है वहां पे ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट हम नहीं पढ़ते, उसके लिए बहुत नेग्लिजिबल होती है. मेन पंगा कहाँ आ रहा है, जहां पे O2 गैस लिबरेट हो रही है. यस और नो, तो बस वही लिखा हुआ मैंने. आपको अगर मुश्किल लग रहा है टॉपिक, कोई बात नहीं, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख सकते हो कभी भी, इट्स ओके. क्योंकि आपके लिए फर्स्ट टाइम है, और फर्स्ट टाइम में अगर हम खुद से एक्सपेक्ट करें कि अरे भाई साहब ये तो सारा आ जाएगा समझ में, नहीं, ऐसा नहीं होता है. कुछ चीजें रह जाती है. ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 5 बार कॉन्सेप्ट को रिपीट करूं, तो इसलिए आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं. ठीक है, ये हो गया बात. ठीक है, एक तो ये केस आपको ध्यान रखना है, कौन से वाला, एक्वस NaCl वाला. जब मैं 1 मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रही हूँ, ऑर्डर भाई ध्यान रखना. देखो ओवर वोल्टेज का कौन सा मेंस में नहीं आता है, तो तुम वो जो ये ऑर्डर लिखवाया ना मैंने, ये वाला सबसे ऊपर, ये वाला, ये ध्यान रखना. जो ये मैंने 12 स्लाइड पे और 13 स्लाइड पे लिखवाया. इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे जेई के सारे सवाल सोल्व करा देगा. ठीक है जी, चलो आओ. एक और है एक्वस H2SO4. तो जब एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराऊंगी बेटा, तो मुझे बताओगे तुम सॉल्यूशन में तुम्हें क्या मिलेगा. लेट्स से अगर मैं केटाइन की बात करूं, केटाइन में मुझे कौन कौन मिलेगा, H+ है ना सल्फ्यूरिक एसिड से, और H2O वाटर तो है ही है. और अनायन पे मुझे क्या मिलेगा, आपका क्या बोलते हैं, सल्फेट आयन और वाटर, है ना. तो बस कैथोड पे हमें क्या मिलेगा बताओ, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है. देखो वाटर का भी मैंने तुम्हें बताया था माइनस में था, जबकि H+ का याद करो कितना था, 0 था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, याद है. तो नो डाउट इसका ही हो जाएगा. आया समझ में. एनायन में वाटर का हो जाएगा, बिकॉज सल्फेट आयन तो बड़ा ही वो है भाई, नहीं होता आसानी से. ठीक है, डन. Yes. लेकिन अगर मैं मेरा बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है जो भी मैं लिखवा रही हूँ. ऊपर वाला बोर्ड्स के लिए, जो अब लिखवा रही हूँ वो जेई के लिए है. मान लो अगर तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हो, फिर इसमें क्या होगा ये याद करना तुम. यहाँ पे क्या होगा, कैथोड पे तो यही होगा, H2 गैस ही लिबरेट होगी. ठीक है, बट एनायन में उसमें एनोड पे क्या होगा, एनोड में अब यहाँ पे वाटर का नहीं होगा इलेक्ट्रोलिसिस, राइट. यहाँ पे हो जाता है इसका सल्फेट आयन का. सल्फेट आयन्स का ऑक्सीडेशन होना बेटा बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो काम एक्वस H2SO4 नहीं कर पाता, कंसंट्रेटेड H2SO4 कर देता है. और जो सल्फेट आयन है ना, वो ऑक्सीडेशन होके वो किस में चेंज हो जाता है, S2O8 2 नेगेटिव में चेंज हो जाता है. मैम ये तो हमारे लिए नई बात है. यस, नई बात तो है यार, ये मैं तुम्हें पी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगी बेटा. ठीक है, S2O8 2 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, जगह है क्या मेरे पास, नहीं है ना, यहाँ पे लिखवा देती हूँ. S2O8 नेगेटिव क्या होता है, इसको हम बोलते हैं अनायन ऑफ मार्शलस एसिड. मार्शलस एसिड स्पेलिंग यार देख लेना थोड़ी. जो H2SO, जो S2O8 होता है वो मार्शलस एसिड उसको बोलते हैं.
ठीक है, तो ये तो क्या है, उसका अनायन है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, अनायन ऑफ मार्शलेस एसिड। इसको हम और भी बोल सकते हैं, H2H2O8 को हम बोलते हैं पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। लिख सकते हो, मैं ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस भी नहीं है। पर ऑक्सो या पर ऑक्सी, इसको मैं डिटेल में बताऊंगी, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, ग्रुप नंबर 16, वहां पे बताऊं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट अभी आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको H2H2O8 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वहां पे सल्फेट का ऑक्सीडेशन हो जाए। यू हैव टू टेक कंसंट्रेटेड H2SO4 इफ यू वांट द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फेट आयंस। इज दैट क्लियर? तो एक ये बात ध्यान रखनी है। मैम कंसंट्रेशन के केस में क्या हो जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है इसमें? क्योंकि कंसर्न देखो, वैसे तो ये जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तब आपको मालूम पड़ता है, बट स्टिल अगर आप मेरे से एक एक्सप्लेनेशन पूछोगे तो आप ये बोल सकते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 में वाटर बहुत कम होगा। ठीक है, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होने की बजाय सल्फेट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हो रीजन देने के तौर पे। ठीक है, ये लिखो। चले आगे, चलो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, सिर्फ आपके रिवीजन के लिए मैं ले रही हूँ। अभी भी एक केस पेंडिंग है। अभी मैं क्या बोल रही हूँ, सारी जगह मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया है, अभी तक मैंने एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात ही नहीं की है। यस और नो? वो इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। कौन सा कलर लूं? व्हाइट कलर ले लेते हैं। एक्वस NaCl की बात करते हैं बेटा। तो एक्वस NaCl में जो इलेक्ट्रोड मैं ले रही हूँ दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इज दैट क्लियर? अब तुम मेरे को बताओ, ये साथ साथ लिखो। कैथोड पे कौन होता है? कैथोड पे H2 गैस लिबरेट होती है। यस और नो? और एनोड पे Cl2 गैस। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। पक्का? नो मैम। चलिए, सेकेंड हम ले लेते हैं। कोई भी आप ले लो, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लो। ठीक है, इलेक्ट्रोड मैंने इनर्ट ली है, तो कैथोड पे कौन होगा? देखो, अब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है ना, मतलब H2 मिल सकती है कैथोड पे, या कॉपर का हो सकता है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है? वाटर का तो मैंने कहा था माइनस में है, कॉपर का प्लस में होता है, राइट? नहीं तो आपको वो ऑर्डर ध्यान होना चाहिए। तो कॉपर मिलेगा आपको कैथोड पे, और आयंस में, अनायन में किसका हो जाएगा मैम? सल्फेट का तो नहीं हो पाएगा, तो किसका हो जाएगा? वाटर का। तो O2 गैस मिलेगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं रिएक्शन लिखवा दूं तो रिएक्शन लिख लो यार, क्योंकि मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, वो भी आपको लिखवा देती हूँ। आओ एक बार, जिसने लिख लिया कोई बात नहीं, ऐसे काटा मत मारो, उसके साथ लिख लो। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ताकि रिएक्शन तुम्हें याद हो जाए ना, इसीलिए यही था। चलो, इसमें कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा, और इसमें जल्दी बोलो किसका होगा? तुम मेरे को बताओ यार, मेरे को लगा मैं ही पढ़ाई जा रही हूँ। तुम बताओ किसका हो जाएगा? ऑक्सीजन। वाटर का। होगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, एक Yes, और ले ma'am. लो एग्जांपल। मान लो तुम ले लो एक्वस सोडियम सल्फेट ले लो, इलेक्ट्रोड इनर्ट यूज की है मैंने। अब बताओ कैथोड पे कौन जाने वाला है? सोडियम। सोडियम या वाटर? वाटर। वाटर। सोडियम क्यों बोले? वाटर। जल्दबाजी में नहीं भी बोलो यार। अच्छा, अनायन के केस में एनोड पे कौन जाएगा? सल्फेट या पानी? वाटर। अरे वो पेज खोल लो ना जो मैंने आपको लिखवाया है ऑर्डर।
क्योंकि तुम्हें 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा तब रिवाइज होगा, राइट। अच्छा, एक्वस H2SO4 इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया इसमें, बताओ। H प्लस H H प्लस, plus वेरी गुड। एंड वाटर। कैसे होगा? इसमें वाटर होगा, सेम होगा रिएक्शन, ठीक है। अब तो याद हो गई ना रिएक्शन सबको, डन। चलो अब मैम जल्दी से बात कर दो जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे। चलो तो हम लोग केस सी ले लेते हैं, लेट से एक्वस कॉपर सल्फेट का ले लेती हूँ मैं केस, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है ना वो अब प्लेटिनम नहीं है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड नहीं लिया है, ग्रेफाइट की नहीं, ग्रेफाइट इज ऑल्सो एन इनर्ट इलेक्ट्रोड मेरा बेटा, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन मैंने कॉपर सल्फेट का लिया है, रोड मैंने यहाँ पे कॉपर की ली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्यों? क्योंकि ये भी क्या करेगी, अब पार्टिसिपेट करेगी, ठीक है। चलिए आइए, तो अब आप लोग मुझे बताना कि कैथोड पे कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, मतलब किस किस का रिडक्शन हो सकता है। मैम अगर एक्वस है, एक तो वाटर का हो सकता है इलेक्ट्रोलिसिस, बोलो क्या कहते हो, तो मैम एक ये रिएक्शन होगी, ठीक है। और किसका हो सकता है, और कौन है मैम, कॉपर है ना, कॉपर का रिडक्शन हो सकता है ना। अब हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, कॉपर का। नहीं भी पता तो ऑर्डर पता है ना, तो यानी कि पॉसिबिलिटीज में से जो कैथोड पे कौन जाएगा, कॉपर 2+, यानी कि जो सोल्यूशन में कॉपर सल्फेट है ना, जो कॉपर 2+ है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेके इलेक्ट्रोड पे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, यस और नो, मास बढ़ जाएगा कॉपर का। अच्छा, अनायंस के केस में पॉसिबिलिटीज, आई होप अब तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अनायन के केस में बेटा पॉसिबिलिटी कौन कौन है अनायन में, एक तो सल्फेट है, तो सल्फेट का ऑक्सीडेशन होके ये बनता है ना। मैम ये तो ना बड़ा ही बेकार अनायन है मैम, है ना, ये तो बहुत ही दिक्कत देता है, तो होता ही नहीं, इसको बहुत नेगेटिव में होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, और कौन हो सकता है मैम, वाटर भी जा सकता है, वाटर भी हो सकता है मैम, शाबाश, अब तुम्हें समझ में आ रहा है। और मैम ऐसे भी तो हो सकता है ना कि कॉपर खुद ही सॉल्यूशन में कॉपर 2+ देने लग जाए, क्योंकि कॉपर की मेटल इस बार इलेक्ट्रोड लिए ना तुमने, क्या कहते हो? यस मैम। राइट, तो मैम ये भी हो सकता है। अगर तुम ध्यान दो तो कॉपर +2 जब कॉपर में जाता है तो रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होता है, अब ऑक्सीडेशन होगा तो माइनस, इसका -1.23 और इसका तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होता है, तो मैम इसका तो नहीं हो सकता। इन दोनों में से देखो तो किसका होगा, किसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मैम कॉपर का, यानी कि कौन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का। यानी कि जो तुमने कॉपर की इलेक्ट्रोड लिया होगा क्या, जो एनोड वाली साइड कॉपर है वो क्या दे रहा है, कॉपर में कॉपर 2+ आयन दे रहा है, तो कॉपर की रोड का मास कम हो रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो कॉपर 2+ है वो इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर की प्लेट पे डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, हो क्या रहा है मैम, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिख दूं, एट एनोड कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है, बोलो। यस मैम। तो यानी कि एक साइड क्या हो रहा है, कॉपर की रोड का मास घट रहा है, दूसरी साइड कॉपर का मास बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ओवरऑल कॉपर की कांस्टेंट, यस और नो। हाँ जी यशराज, आई थिंक दिस वाज योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये भी हो सकता है, जो तुम्हारा दिमाग इधर उधर चल रहा होगा, ये कि मैम अगर हम लोग कॉपर सल्फेट ले लेते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रोड कॉपर के अलावा कोई और भी ले सकते हैं, हाँ हो सकती है यार,
मान लो तुमने कॉपर की इलेक्ट्रोड ली है, आप सोल्यूशन किसी और का ले रहे हो, सिल्वर जिंक का, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो आपके सिलेबस में है वो यही है, वो यही है। और इस यहाँ पे हम कॉपर को क्या बोलते हैं, अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? इट इज अ स्पेशल केस कॉल्ड अटैकेबल इलेक्ट्रोड। बोल सकते हैं ना मैं अटैकेबल, क्योंकि खुद ही क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोड क्या कर रही है कॉपर की, खुद ही सॉल्यूशन में Cu2+ आयन है, तो इसको हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिसका हमने सॉल्यूशन लिया उसी का हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड्स ले लिया। ठीक है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड का एग्जांपल है जो आप लोगों के सिलेबस में भी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा सवाल ये भी आ सकता है कि मैम अगर मान लो हम लोग सॉल्यूशन में, मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो तुम्हारे सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयंस है, सल्फेट 2 आयंस है। अगर मैम मान लो हम लेट से इसकी जगह हम गोल्ड ले ले, है ना, सिलेनियम ले ले, आर्सेनिक ले ले, है ना, या कोई और ले ले, सपोज सिल्वर ले ले, Ag ले ले, है ना, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मैम उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा क्या? तो तुम चेक कर लो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर वाले से ज्यादा है कम है। तो तुम अगर ऐसा सॉल्यूशन में दूसरे आयंस भी लेते हो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर से कम है, तो नो डाउट पहले किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जैसे अगर मैं सिल्वर के ऑक्सीडेशन की बात करती हूँ तो उसका होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.79 या -0.80। अब बताओ किसका ज्यादा है, कॉपर वाले का। तो सिल्वर से पहले किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बताओ भाई, कॉपर। राइट और नो? ठीक है, तो लेकिन आप लोगों के लिए बस इतना ही सफिशिएंट है जितना मैंने पढ़ाया है, और ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब जितना मैंने कराया है उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज वी हैव 15 मिनट्स। जो मैंने करवाया है मोर देन सफिशिएंट है, मैंने बहुत ज्यादा इवन मेन के लेवल को भी क्रॉस कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आए। तो जितने भी क्वेश्चन है वो 24 से 26 के हैं जो पूछे गए हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। रेडी हो सारे बच्चे? आइए देख, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो मेरे कहने पे मेरा बेटा, सारे बच्चे पढ़ो, आपको आता है, पढ़ो। One molar aqueous solution of each of copper nitrate, silver nitrate, मरकरी का नाइट्रेट, मैग्नीशियम का नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइज किए गए हैं। ठीक है, देखो इधर जो एक्वा सोल्यूशन लिया, किस किस का लिया, कॉपर का, सिल्वर वाले का, मरकरी, मैग्नीशियम। राइट, इलेक्ट्रोलिसिस किया इनका, और सबके क्या दिए हुआ, ध्यान से देखो, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है तुम लोगों को। राइट, तो अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपको बताना है किसका कैथोड पे डिपोजिशन ज्यादा होगा। तो किसका होगा मेरा बेटा, वाटर भी कंसिडर करना। ठीक है, बिकॉज वाटर का भी तो होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या जाएगा, कैथोड पे जाएगा। तो वो ऑर्डर याद है तुम लोगों को? याद करो, वाटर पहले आता था और जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर बाद में आते थे, याद करो। तो वो कह रहे हैं जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, सीक्वेंस जो होगा डिपोजिशन ऑफ मेटल का, सबसे पहले सिल्वर, बिकॉज सबसे ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल, फिर मरकरी का होगा, फिर कॉपर का होगा। दिख रहा है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या ये वहीं से आया हुआ जहां से हमने अभी पढ़ा है? यस, यस मैम। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है मैग्नीशियम विल नॉट बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस विल बी इवोल्व्ड एट कैथोड। फॉल्स। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है मैम? मैम मैग्नीशियम का इन्होंने दिया हुआ है -2.37। वाटर का कितना होता था, कोई मुझे बता सकता है? -0.8। -0.83। ठीक है, किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। ठीक है, और पहली बात है कैथोड पे ना तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। ठीक है,
यस और नो? तो यस ये मैम। क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। हो जाएगा? यस मैम। डन। चलिए आइए आगे चलते हैं। ठीक है, कैथोड की बात हुई है। एक सेकेंड, इसका मैं मैंने एक बार ऑर्डर में चेक कर लेती हूँ दोबारा से। मैग्नीशियम शायद मैंने पहले लिखवाया था ना। Yes, ma'am. कहाँ गया? कैथोड की बात कर रही हूँ ना मैं। हाँ हाँ ठीक है, ओके। कैथोड की मैं बात कर रही हूँ, तो यस, मैग्नीशियम पहले डिपॉजिट नहीं होगा, है ना, वाटर का होगा। यस और नो? ठीक है, ठीक बोल रही थी ना मैं? Yes, मैं ma'am. क्यों कंफ्यूज हो गई फिर? ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होगा डिपॉजिट, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और H2 मिलेगा। तो इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला मैग्नीशियम नहीं होगा, इंस्टेड ऑक्सीजन गैस। यस, गलत है क्योंकि H2 गैस मिलेगी। ठीक है जी, हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका रिसेंट ईयर में पूछा गया, पढ़ो इसको। किस केस में आपको O2 मिलेगा एज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? मैंने इसके हालांकि ऑप्शंस तो नहीं दिए, आप बस मुझे बताना कि किस केस में O2 गैस मिलेगी। O2 गैस कब मिलती है? एनोड पे मिलती है ना? जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे मिलती है हमें O2 गैस। देखो भाई, किस में होगी फिर? पहला तुमने क्या लिया है? AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन लिया, उसमें Ag के इलेक्ट्रोड लिए हैं, तो मैम इसमें तो नहीं होगा। सिल्वर का रिडक्शन होगा, उसी का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक्वा सोल्यूशन आप ले रहे हो AgNO3 का, तो मुझे बताओगे रिडक्शन किसका होगा? अरे बोलो यार, तुम वो वाली खोल लो ना, क्या बोलते हैं, जो मैंने तुम्हें बताई है, खोल लो उसको। एक्वा सोल्यूशन मतलब कैटायन Ag प्लस होगा और वाटर होगा। बताओ ना किसका हो जाएगा रिडक्शन? Ag प्लस का। AG का. एनायन में नाइट्रेट आयन है और वाटर है, तो नाइट्रेट आयन का तो बहुत पीछे आता है, वाटर का हो जाएगा, तो इसमें O2 गैस मिलेगी। ये ठीक है। आगे चलो, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4 अभी बताया, इसमें O2 मिलेगी एनोड पे। H2SO4 का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मैम, इसमें तो H2O8 2 नेगेटिव मिलेगा, सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो बी और सी स्टेटमेंट आर करेक्ट। थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो सवाल क्यों नहीं बनेंगे यार? ठीक है, हाँ रिवाइज करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से, ये तो तुम्हें आता है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O to O2। अभी लिखवाइए इक्वेशन। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं जब 2 मोल H2O से 1 मोल O2 लिबरेट होगा तो 4 फैराडे लगेगा, है ना? हमसे बात हो रही है 1 मोल के लिए, तो क्या करो, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या होगा बोलो? कितना फैराडे चाहिए 1 मोल H2O से O2 लिबरेट करने के लिए? मैम 2 फैराडे। आपको कूलम में बताना तो 2 इंटू 96500 करना पड़ेगा। यस और नो? कितना आ जाएगा ये? 1.93 इंटू 10⁵ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? कर दो।
इज दैट क्लियर? कुछ था इस क्वेश्चन में? 2024 का सवाल है। एक क्वेश्चन ये करते हैं, ये अच्छा सवाल है, पढ़ो। Electrolysis of 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes change the pH of solution to 12. अब एक बार बताओ, अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, बताना जरा, कि मैम कैथोड पे तो हमें क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगी। बताया कि नहीं बताया? यस मैम मैम। आपको काफी ma'am. बार बता चुके हो। और एनोड पे Cl2 गैस, Cl2. इलेक्ट्रॉन को बराबर कर लो, ठीक है, ऐड करो। क्या आ रहा है ऐड करने पे, देखो मैम ये आ रहा है 2H2, 2Cl नेगेटिव गिव्स H2Cl2, 2OH नेगेटिव, यही आ रहा है। चलिए, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है आपका, बेसिक है, ये मैं ऊपर बताना भूल गई। सॉल्यूशन बेसिक होगा बिकॉज क्यों, OH नेगेटिव के आयंस आपको मिल रहा है फाइनल इक्वेशन में, दिख रहा है आपको? तो जब आप ब्लू रेड लिटमस पेपर को डालते हो सॉल्यूशन में तो वो ब्लू पे कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज सॉल्यूशन इज बेसिक। ठीक है, आपको दिया क्या हुआ है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा 600 ml, वॉल्यूम कितना है 600 ml, 5 मिनट के लिए जब आप कर रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस तो पीएच में चेंज होता है 12। तो एक बार बताओ, पीएच प्लस पीओएच क्या होता है, 14 के बराबर होता है। तो 14. पीएच अगर 12 है तो पीओएच क्या आ जाएगा 2, 2। यानी कि OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 10⁻⁻²। बट यहाँ पे 2 मोल ऑफ आ रहे हैं ना OH नेगेटिव, तो 2 कर देना यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्या पूछा आपसे, करंट निकालना है। कैसे निकाल लेंगे मैम, वही वाला फॉर्मूला, W इज इक्वल टू अपना फेवरेट, मोलर मास बाय n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T, यस और नो? मोलर मास को नीचे ले आओ, नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे किसके, क्या बताना है आपको, यही कि 600 ml का जो हुआ है, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, उसके बाद n फैक्टर कितना है बेटा 2, 96500, करंट आपको शायद निकालना है, हाँ 5 मिनट यानी कि सेकंड में चेंज करो 60 से मल्टीप्लाई करके, और नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है ना आपके पास, यस और नो? आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन है, यस और नो? तो कंसंट्रेशन आप कैसे निकालते हो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वॉल्यूम, आया ना? ऐसे ही तो निकालते हो ना यार, टेंशन में क्यों हो Yes, गए, ma'am. यस मैम। कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, एक सेकेंड इसको मैं ऐसे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। तो कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन है मैम 10⁻² इंटू 10⁻⁻²। वॉल्यूम कितना है मैम 600 ml, लीटर में चेंज कर लो। क्या सवाल हो जाएगा यहाँ से सोल्व, हाँ मैम हो तो जाएगा। 2 इंटू 96500 डिवाइड बाय 300, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा करंट। ये सोल्व करना है तुम लोग, ठीक है। हाँ, इसको सोल्व कर लोगे आप लोग और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सोल्व करना है इसको, कितना आ रहा है, सोल्व करो। बताओ जल्दी।
कर रहे हो या सो गए? Yes, ma'am. करे हाँ बताओ कितना। कर दो मैम। कैलकुलेशन तो बेटा आसान है। ना आ गया ये 965। मैम 7.7। 7.72. ये नहीं आना चाहिए, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गया। रुको। इसका 1.93 के आसपास आएगा। एक सेकंड में दोबारा से कर देती हूँ। हाँ, सो क्या कर रहे थे हम, देख लेते हैं एक बार। यस, हमें कंसंट्रेशन तो निकाल ली। पीओएच कितना था हमारे पास, 10 टू पावर, पीएच आ रहा था 2, तो ओएच नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास आ रही थी 10 टू पावर -2। राइट, आप एक काम कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन को ना 2 से आप डिवाइड कर देना। राइट, ऊपर वाले मतलब लाइक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, 1 का ट्रांसफर हो जाए। राइट, तो तुम एक काम कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, और एन फैक्टर आपका 1 आ जाएगा। राइट, आप ऐसे कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, पता नहीं क्यों कैलकुलेशन में आ रही थी गड़बड़। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या था, W = ZI। तो ये क्या था, मोलर मास बाय एन फैक्टर इंटू 96500 I इंटू T था। राइट, अब इसको मैं नीचे लेके जा रही हूँ मोलर मास को, तो ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स होते हैं कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। राइट, चलिए, तो 1/n फैक्टर इंटू 96500 इंटू I इंटू T। राइट, अच्छा, तो अब क्या करेंगे, कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास मैम, 10 टू पावर -2, वॉल्यूम है 600 इंटू 10 टू पावर -3, क्योंकि लीटर में ले लिया। एन फैक्टर 1 है, तो 96500। करंट आपने निकालना है, टाइम है 5 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करो, 10 टू पावर -2 इंटू 600 इंटू 10 टू पावर -3, 96500। पता नहीं पहले ऐसे ही किया था या अलग किया था, 300। अब इसको सोल्व करना है, कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा होगा 965, अब आ रहा होगा शायद आंसर 965 इंटू 2। हाँ, तो ये आ जाएगा। आपको ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, आपको करंट बताना है एम्पियर में, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1.93 आ जाएगा, और 1.93 को आप 2 लिख सकते हैं। देखो एक बार करके हो जाएगा। पहले भी ऐसे ही करना था, पता नहीं क्या कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई थी। राइट, एन फैक्टर 2 ले लिया था। नहीं, फिर वहां पे अपने कॉन्सेंट्रेशन में तो 2OH नेगेटिव ली थी ना मेरा बेटा। ठीक है, तो देयर वाज सम कैलकुलेशन एरर, एक बार उससे भी करके देख लेना तुम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे गए। राइट, अब तुम्हें मैं एक असाइनमेंट दे दूंगी, और वैसे तो मैंने सारे कवर करा दिए इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के सवाल। ठीक है, कुछ बचा नहीं है, बट फिर भी अगर मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उसका असाइनमेंट बना के दे दूंगी आपको, बट ऑलमोस्ट आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, नितिका जी हो क्लास में? यस मैम। ठीक है, मेरे को ऐसे लगता है तुम लोग सो तो नहीं गए आज। ठीक है, ध्यान रखना, जिसकी मेंटरशिप होती है ना, मैं कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, मैंने क्या करवाया लास्ट क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा सा, ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, आपने पहले कभी ऐसा नहीं पढ़ा है। ठीक है, सो प्लीज आप लोग इसको रिवाइज करो, नोट्स को बार बार पढ़ो, है ना। अगर नोट्स में आपको लग रहा है कि इसमें मैम नहीं आ रहा समझ में, रिकॉर्डिंग देखो। राइट, बट इस टॉपिक को सारे बच्चे बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अब कल ये चैप्टर इसको फिनिश कर दूंगी, सिर्फ